हमने 80 ये 94 95 आईपीसी कर लिया था, ड्यूरस एंड ट्राइफल्स। ठीक है जी। अब इसका मुझे बस डिक्टेशन चेक करनी है एक बार कि वो मैं पढ़ा दूं और लिखवा दूं आपको, अगर मुझे मिल जाती है तो। मैक्सिम लिखवाया था मैंने, एक्टस नी इनवाइटो फैक्टस एस्ट निसी। ठीक, फिर ठीक है। और 95 पे भी कोई मैक्सिम लिखवाया था, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट। लिखो फिर। वो कहाँ है, अर्श कहाँ है आजकल? अर्श तुम्हारे साथ ही नहीं पढ़ता था अनुज, एडीए के उसमें? कहाँ है वो भी? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लॉ ऑफ ट्राइफल्स। बीएनएस बीएनएस। फैन चला दूं, सफोकेशन हो रही है। नहीं। क्या केस हुआ? आई होप आप लोगों ने 33 को और 32 को पढ़ा था। मैंने एक बार बेयर रीडिंग करा दी थी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता दो, मैं उसको दोबारा पढ़ा के एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। एक ब्रीफ दे दूं आप सबको? 94/32 ये आईपीसी, ये बीएनएस डील्स विद द प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक ऑफेंस ए ने किया है अंडर द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, अंडर द फियर ऑफ चेयर्स ले लेना बच्चे, नहीं तो आगे स्पेस है, या फिर चेयर्स। आज वैसे तुम लोग आ क्यों रहे हो, मुझे ये जानना है। मुझे ना, मैं आई एम वेरी इंक्विजिटिव नाउ कि मैं हैरान हूँ तुम लोगों को सबको देख के, क्यों आ रहे हो आज तुम लोग? अब वैसे तरन वाला लॉजिक मुझे ठीक लग रहा है, 36 से इसलिए आ रहे हो क्या सारे? हाँ। हिमांशु फिर पढ़ने आ रहा है? अच्छा। उसलिए पढ़ रहा है तू ये, जुडिशरी के लिए नहीं पढ़ रहा? 3 साल तेरे पता भी नहीं चलेंगे कहाँ गए। तू आज मेरा वहां पे, मैं तेरे को जूनियर लगवाती हूँ। चल। क्यों, मेरा जूनियर बन चल वहां जाके। नहीं, सारे अलग अलग कर रहे हैं। मैं राजवीर की जूनियर हूँ, तुम मेरे जूनियर हो। नहीं नहीं। अच्छा चलो, अब जल्दी से निकाल लो 33 सेक्शन और 32 सेक्शन। और प्लीज बेरट्स ना हो तो बेरट्स लेके आना कल से। ए जो पर्सन है उसको बी पर्सन ने इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ में डाला, लेकिन उसकी खुद की डेथ में, ठीक है, किसी और पर्सन की नहीं। सपोज ए का बच्चा है, या ए की वाइफ है, या ए के पेरेंट्स हैं, अगर बी ने इनको खतरे में डाला है तब ड्यूरेस की एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। तब उसको एक नॉर्मल स्पेशल एक्सेप्शन इन द फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या कुछ और एक्सेप्शन मिल सकती हैं, बट ही विल नॉट गेट 94/32 की ड्यूरेस की एक्सेप्शन। ड्यूरेस की एक्सेप्शन तब मिलती है एक पर्सन को जब वो खुद खतरे में हो और डेथ के खतरे में। बट
अगर बी ये कहता है कि जाके इस एक्स पर्सन की डेथ कॉज करनी है या एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंस जो है वो आपने करना है, तो इन चीजों में भी ड्यूरेस नहीं मिलती। ये एक्स पर्सन है, ये एक्स मीन्स नहीं मिलती, यहाँ पे नो है। एक्सेप्ट द केसेस ऑफ मर्डर और एक्सेप्ट द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। तब अगर किसी भी पर्सन ने एक दूसरे पर्सन को इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ में डाला है and he does any of the offenses except these two, then he will be completely immune from any of the punishment. However, if he has invited the danger on his own by calling himself and themselves, then he will not be immune at all. He will get the punishment as it is, as if he had done the act. Second, अगर ये सब एक गैंग ऑफ डेकॉइट्स हैं और इन लोगों ने इसने जो है ज्वाइन किया है द डेकॉइट्स मेंबरशिप, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है या डेकॉइट है और इसने मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, तब भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो सिर्फ मेंबर था और मुझे डरा धमका के इसका जो है काम करवाया गया। he will still be liable as a member of the unlawful assembly. He will not be immune in either of the ways, either special और general exceptions, कहीं पे भी उसको exception नहीं मिलेगी। This is duress. समझ में आया? करे नहीं है बच्चे इसके अंदर, ऑफ कोर्स, बिकॉज इन दैट केस अगर ऐसा कुछ भी आता है तो ऑफ कोर्स अबेटमेंट हैज बीन डन, वो तो नहीं लायबल, ही विल आल्सो बी लायबल, बट ऐसे केसेस को अभी हमने किया। ठीक है, अब आ जाओ आगे, क्या हो रहा है इधर। 15 if I say is if 15 क्या बोल रहा है तुम? A makes B to transfer property in favor of A rather than such cases. Coercion, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ that's there, ठीक। Coming back to, हाँ जी, बच्चे जब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड वी हैव अ डिस्टिंक्ट चैप्टर ऑन ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट व्हिच डील्स विद सेडिशन, द अदर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, वो सब कवर होते हैं, ये नहीं होते। दे शुड हैव इंक्लूडेड ऑफ कोर्स द सेक्सुअल ऑफेंसेस आल्सो, लाइकवाइज रेप, अदर ऑफेंसेस इफ डन देन ऑफ कोर्स इसको लाइबिलिटी देनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं इंक्लूड किया। दे हैव यूज्ड द ओल्ड ड्रैकोनियन लॉ एज इट इज, दे हैव नॉट मेड एनी अमेंडमेंट्स इन इट। सेकंड आ जाओ ट्राइफल्स पे। ट्राइफल में केस की फैक्ट्स बता रही हूँ। ए ने फाइल जो है वो मांगी बी से, एंड बी ने जो फाइल है वो जस्ट ऐसे रैंडम, आप मुझसे कुछ मांग रहे ऐसे थ्रो नहीं कर देते, ही हैज जस्ट थ्रोन इन अ वेरी नॉर्मल मैनर, ड्यू टू विच ए के यहाँ पे हल्का सा ब्रूज आ, कट लग गया, हल्का सा स्क्रैच। एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन वुड यू टेक दैट एज अ डिमीनिंग थिंग? The answer is no, unless and until you are having a very weak mind or very depressed kind of a mentality. तो जब एक ऐसी चीजें जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन, नॉर्मल पर्सन किसी भी चीज को कंप्लेन नहीं करेगा, उस एक्ट को कंप्लेन नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं ट्राइफल्स, और ऐसी चीजों के रिगार्डिंग हम उसको पनिश नहीं करते। ठीक है, आपने पेन मांगा, मैंने ऐसे पेन दिया, वो गलती से कैप यहाँ लग गई, मे भी कहीं और लग गई, दैट इज ऑल्सो ट्राइफल, उसको हम कवर नहीं करते। दैट इज 95/33 ऑफ बीएनए। हाउएवर, इसमें एक चीज और ध्यान से समझना, पुराने टाइम पे जब 1860 में आईपीसी आया था, तब के कंसेप्ट को अगर समझो तो एक्ट ऑफ स्लैपिंग एट दैट टाइम वाज कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ ट्राइफल्स, ट्रिवल नेचर। क्यों ट्रिवल नेचर? क्योंकि उस टाइम पे कहते थे कोई ना थप्पड़ी तो मारना है। आजकल के टाइम पे इवन इन द स्कूल्स इफ यू रिमेंबर कॉर्पोरियल पनिशमेंट इज नॉट गिवन। व्हाई? इवन इफ योर पेरेंट्स से कि जी नहीं जी इसको मार देना कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से हाँ है, तब भी नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एन ऑफेंस। अब के टाइम पे स्लैप, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ अ स्लैप, who actually gives the slap, if this slap is given by some wrestler or if this slap is given by a very lean person, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना कि कैसे उसकी ग्रेविटी होगी। अगर एक थप्पड़ से उसका टूथ डिसलोकेट हो गया, ग्रीवियस हर्ट। अगर नहीं हुआ, निशान भी नहीं छपे, हल्का सा ऐसे हुआ, so it may be hurt, but it will never ever be covered under the trifles right now.
So act of slapping is an act which is condemned under the Indian Penal Code or your BNS, and that is why वो यहाँ cover नहीं होगी. Be it anything. हाँ, अगर आप ये कहो कि छोटे से बच्चे को आपने प्यार से ऐसे उसको हल्का सा कर दिया तो वो कंप्लेन नहीं करेगा. He or she may complain, but you may be covered under the act of strike. May be. समझ में आ रहा है? इसके ऊपर पीटी पे क्वेश्चंस पहले आते थे कि क्या एक्ट ऑफ स्लैपिंग इज कवर्ड अंडर ट्रिपल नेचर. द आंसर इज क्लियर. इसके ऊपर केस है विदा मिनीस वर्सेस. वेरी गुड. 1966 सुप्रीम कोर्ट. लिखो इसके ऊपर. It is expected that every reasonably prudent person would put up with some encroachments. Person would put up with some encroachments upon his rights as human conduct may not always be perfect, and slight encroachments are expected. It is for the court in a particular case to examine as to whether a reasonably prudent person would have complained of that act. There is no rigid guideline complained of the act. There is no rigid guideline given under section 33 BNS /95 of the Indian Penal Code, and therefore it is the circumstantial examination as per the judicial discretion
of the court that has to be done. क्लियर है? नेक्स्ट, अब आ जाओ प्राइवेट डिफेंस के ऊपर। प्राइवेट डिफेंस को पहले समझना, उसके बाद ये सारे जितने भी प्राइवेट डिफेंस की प्रोविजंस है फिर इकट्ठे ही पढ़े जाएंगे। ठीक है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्राइवेट डिफेंस। 34 से 44 sections 34 till 44 BNS, sections 96 till 106, इसके साथ पुराने सेक्शन 300 की एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, प्लस आपके सेक्शन 100 की एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहले हम इसको समझते हैं कि है क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कब कब कैसे कैसे एक्सटेंड करता है। इसको लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस स्लैश सेल्फ डिफेंस स्लैश रिपल्सिव राइट, राइट टू रिपेल, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इसको मैं रिपेल क्या कहती हूँ, रिपेल कर देना, आप कहते हो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक इंस्टेंट रिएक्शन आएगा, अगर कोई कुछ ऐसे करना चाहेगा तो इंस्टेंट रिएक्शन आता है ऐसे, दैट इज व्हाट इज रिपल्सिव राइट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब है व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योरसेल्फ और द पर्सन इन whom you are interested, then you can exercise your right of private defense. प्राइवेट डिफेंस में दो पार्ट्स में चीजें डिवाइडेड हैं। Private defense can be exercised with regard to the property also, with regard to the person. दोनों में क्या हो सकता है, property of us or property of others. Person means this himself or herself as well as the others. That others is not necessarily be the person in whom you are interested. That may be any general person. Suppose if you see some boys are chasing a girl or maybe at night in the wee hour that has been misused, आप उसको protect करना चाहते, you still get a right of private defense even you do not know the girl or you want to protect. Likewise, the Nirbhaya case and other cases, we'll discuss that also. Plus इसके साथ साथ आपका right of private defense जो body और property के regarding है, वो किन किन केसेस में डेथ कॉज करने का राइट देता है आपको, और किन किन कॉजेज में वो डेथ कॉज करने का राइट नहीं देता। इसका एक ग्राफ जो है वो चलता है, वो कैसे चलता है ग्राफ, के ध्यान रखना, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो रहा है, दिस एट दिस पॉइंट इट इज एट द पीक वेर इन यू कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। द मोमेंट वो पॉइंट हट गया, अगेन इट गेट्स ड्रॉप होने के बाद फिर यहाँ ऐसे ये ग्राफ चलता है। तो ये जो पॉइंट्स आपकी, वो पॉइंट्स है जहां पे डेथ कैन बी कॉज्ड। द मोमेंट ये पॉइंट ड्रॉप हो गया, ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट कॉज द डेथ। अगर डेथ कॉज करी तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की एक्सेप्शन आपको सेक्शन 300 या आपको 100 की एक्सेप्शन में आपको राइट मिलेगा। समझ में आया? तो ये ऐसे फ्लक्चुएट होता है हमेशा, ये ध्यान रखो। अब आ जाओ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और वो बेस्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रीजन बीइंग इनके ऊपर आपको इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं वो क्योंकि उनके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, और डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस पे एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाएगा कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट डिफेंस। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, अपने ऊपर अपनी प्रूडेंस लगा के इसका आंसर दे सकते हो। इफ आई एम सेइंग दैट आई विल किल यू टुमारो, do you have a right to take help of the police officials? You have that time slot, क्योंकि मैंने बोला मैं कल आऊंगी कल मारूंगी, that means आपके पास टाइम है, you have a sufficient time to take or avail the public resources and public authorities, तब private defense नहीं मिलता। दूसरा, I do not have a gun and I'm saying I will shoot you right now, I do not have any gun, then
whether there is a right of private defense that you exercise. मैंने गन से शूट करने को बोला, हाँ स्लैपिंग कर रही है, ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट टू डिफेंड, बट उसमें नहीं है. तीसरी चीज, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब आप भाग रहे हो किसी के पीछे या कोई आपके पीछे भाग रहा है और आपको आगे पुलिस मिल जाती है, you take recourse of the public authorities again, then your right to private defense comes to an end. उसके बाद अगर आप उस पर्सन को हर्ट करते हो या चोट देते हो, you will be liable for the offense under the PNS or under your IPC. Then you will not be immune from those offenses. उसकी एग्जाम्पल अभी दूंगी. जब आप चोर को पकड़ने के लिए बहुत कुछ करते हो, किया भी होगा आप लोगों ने, बीइंग बॉयज ज्यादा करते हैं सारी चीज, ठीक है. कमिंग बैक, इसके अलावा कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं बॉडी के रिगार्डिंग जहां पे हम लोगों ने प्राइवेट डिफेंस में राइट दे रखा है दैट यू कैन एक्सीड एंड किल द डेथ, कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन और किल दैट पर्सन, ठीक है. वो कौन कौन से हैं? इफ देयर इज अ केस ऑफ किडनैपिंग, उसके अंदर भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ किडनैपिंग, देयर आर टू काइंड्स ऑफ अबडक्शन. क्या वो दोनों टाइप्स ऑफ किडनैपिंग या दोनों टाइप ऑफ अबडक्शन कवर होती है डेथ कॉज करने के लिए? द आंसर इज नो. वो एक एक टाइप होता है. देन gratifying unnatural lust, that is unnatural offenses, rape, acid attack, ठीक है, causing grievous hurt which may cause the death of the person. All these are certain grounds on which the person gets a right to kill that other person. Means aggressor को हम मार सकते हैं, ठीक है. इसी तरीके से प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी में रॉबरी है, प्रॉपर्टी के अंदर आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी है या आप थेफ्ट के थ्रू लेके जा रहे हो, कब कब आप डेथ कॉज कर सकते हो? क्रिमिनल मिसचीफ है, मिसचीफ बाय एक्सप्लोसिव वेपन्स है, डेकोइटी है, ये सब में भी आप डेथ कॉज कर सकते हो अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस है. जो भी ऑफेंसेस इनके बियॉन्ड हैं, यू कैन नॉट कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन. लेकिन अगर डेथ कॉज हो गई, देन आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा इन द हीट ऑफ पैशन विदाउट प्रीमेडिटेशन. यू हैव एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस, you will be liable for culpable homicide not amounting to. क्लियर है यहाँ तक सबको? अब पहले हम आपको मैं पढ़ाऊंगी offenses that may cause the death of the person, that too with regard to body, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी minute details है जिसको समझने की जरूरत है, ठीक है. First, I'll try to complete this whole chapter by revising and by giving you the explanations and then dictation, ठीक है. Coming to your section 34. 34 is a general declaratory provision. It states nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. तो क्या private defense में कोई भी act किया गया कोई offense माना जाएगा? No. Next, ये जो 35 है वो क्या कहता है? क्या right of private defense किस किस चीज के regarding है? Against property as well as against body. नेक्स्ट आ जाओ 37 रिस्ट्रिक्शंस कि कहां कहां पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. कहां कहां पे नहीं है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? जहां पे आप रिकोर्स ले रहे हो या जहां पे एक डायरेक्शन में पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में कुछ काम कर रहा है. सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, हमने 76 में भी पढ़ी थी ये. इफ अ पर्सन इज कमिंग विद अ वारंट, अ पुलिस ऑफिशियल इज कमिंग विद अ वारंट टू अरेस्ट सम एक्स पर्सन, you know that this is not X but made him believe that he is the X person and arrest, और उसके कारण वो कुछ करता है तो he will not be liable for anything. वहां पे immune है because that has been done as in the act which is justified by law and he is bound by law. Second, आपको कोई पर्सन अरेस्ट करने आ रहा है और वो पब्लिक सर्वेंट है एंड ही इज डूइंग हिज लॉफुल ड्यूटी और आप अग्रेसिव हो जाते हो बिना बात के. हाउ डेयर यू टच मी, कि पुलिस ऑफिसर ने मुझे कैसे किया, उसको मारना शुरू कर देते. डू यू हैव अ सेल्फ डिफेंस? द आंसर इज unless and until he is trying to threaten you, he is trying to do some other things with you, yes then you can, otherwise it is no right. ठीक है. अब आ जाओ आपका सीधा जहां पे हम बात कर रहे हैं 38, when right of private defense of body extends to causing death. हाँ जी, who will read slowly?
बस यहीं रुक जाना। वो कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स, कॉमा वाला छोड़ दो बीच में, टू द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ, आगे डेथ कॉज हो सकती है, या कोई अदर हार्म टू द असैलेंट, असैलेंट हियर इज द अग्रेसर, if means only in these circumstances, if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the description here and after enumerated. ठीक है, अब पढ़ो नंबर 1। हाँ जी, अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि जी हमारे साथ असॉल्ट की गई है और असॉल्ट ऐसी रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज कर रही है that death will otherwise be the consequence. Now what is an assault? निकालो section 130, निकालो section 130। सेक्शन 130 को लिखो रेड विद 351 आईपीसी। ठीक है। असॉल्ट देखो क्या है, whoever makes any gesture, any preparation, intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person or is set to commit an assault. ठीक है, is set to commit an assault. Now आपको ये पता है कि फोर्स और क्रिमिनल फोर्स में क्या डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स? देखो पीछे लिखा हुआ है 129, देख लो इसके साथ। अब 4 चीजें पहले समझाती हूँ। फोर्स क्या है, क्रिमिनल फोर्स क्या? फोर्स कैन बी यूज्ड बाय 4 मेथड्स: चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन एंड योर मूविंग ऑफ the object in a different direction. Change हो गया, cessation हो गया, by some substance, ऊपर देखो लिखा हुआ है change of motion, cessation of motion, causation of motion, sorry, ठीक है, 3 चीजें, causation of motion। इसका क्या मतलब है? सपोज मैंने यहां से, आपका जाने का इधर से रास्ता है, आई हैव सीज्ड द मोशन, मोशन इज द मूवमेंट हियर, मैंने रोक दिया, wrongful confinement और wrongful restraint, ठीक, रोक दिया, यहां पे मैंने फोर्स यूज किया, बट इफ दैट फोर्स हैज बीन यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग समथिंग इन क्रिमिनली इंटेंशन है, दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली क्रिमिनल फोर्स। समझ में आया? देन causation of motion, causation means you are sitting here, I bring something which creates a chaotic situation or maybe a ferocious dog or something else, जिसके कारण आपकी मूवमेंट्स हो रही है, चेंज ऑफ मोशन हो रही है, मूवमेंट्स, कोई कुछ कर रहा है, that is also force, but if it is being used with the criminal intention, it becomes criminal force. Force itself is not punishable, criminal force is punishable. Third, I have changed the motion, लिखा ना, change of motion, cessation of motion और causation of motion। causation की एग्जांपल दे दी, cessation की दे दी, change of motion। change of motion में सपोज आई गिव जनरल दीज एग्जांपल्स, और यहाँ पे भी लिखी होंगी। पुराने टाइम पे याद है ट्रेजरी जो थी, जो राजा महाराजाओं का सोना वगैरह था, दैट यूज्ड टू बी इन द बुलक कार्ट्स। अब हमें उसको लूट एंड प्लंडर करना है, तो देयर इज दिस वे जहां से वो जाएंगे जंगल से, हमने उसको ब्लॉक कर दिया और हमने इधर से मूव करवा दिया, दैट इज चेंज ऑफ मोशन फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग, दैट इज क्रिमिनल फोर्स दैट वी हैव यूज्ड बिकॉज वी हैव द इंटेंशन टू लूट एंड प्लंडर द ट्रेजरी ऑफ अ किंग, क्रिमिनल फोर्स। अब इन सब में देखो असॉल्ट, वापस असॉल्ट क्या कहता है? असॉल्ट एक जेस्चर है। जेस्चर क्या है? एनी काइंड ऑफ थिंग विच यू कैन एग्जामिन बाय योर परसेप्शन, 5 सेंसेस, लाइक दिस, इफ आई एम शोइंग इट्स अ फिस्ट ब्लो, है ना, दिस इज अ फिस्ट, दैट इज अ जेस्चर, बट वेदर दैट जेस्चर इटसेल्फ इज एन असॉल्ट, द आंसर इज नो, अनलेस एंड अनटिल इट क्रिएट्स एप्रीहेंशन, दैट टू अ टेंजिबल एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ अ पर्सन कि ये चीज मुझे हिट करेगी ही करेगी, कुछ हो ही नहीं सकता। याद करो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन, अभी रिसेंट केसेस ऑफ एसिड अटैक्स, बल्ब में आई एम यूजिंग एन एसिड and I'm showing this bulb in the way that I'll throw you, and I'm very nearby to a person, will that create an apprehension in her mind that of course I can put it on her? The answer is yes. The moment I do that,
दैट इज असॉल्ट, सॉरी हाँ, दैट इज असॉल्ट। क्लियर है? प्रेपरेशन, प्रेपरेशन इन दैट सेंस जो आपको टैंजिबल एप्रीहेंशन क्रिएट कर दे। मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ एक नॉर्मल सेंस में, मैं कहीं से पॉइजन ला रही हूँ, मैं कहीं से एसिड ला रही हूँ, इनको थोड़ा पता मैं किस चीज के लिए क्या प्रिक्योर कर रही हूँ, तब तक नहीं। बट प्रेपरेशन इन सच अ मैनर that I am putting in acid in something or in a balloon and I'm using it, that is also a preparation. It's not a gesture here, but a preparation that then once it has been done, sealed, that becomes a gesture that I will use against her or him and creates a tangible apprehension. अब ये जो gesture of preparation किया, ये किस लिए कर रहे हैं हम? उसकी apprehension cause करने के लिए कि मैं क्या करूंगी, criminal force use करूंगी। criminal force से या तो इसका motion seize होगा, या कॉजेशन होगा इसका मोशन का, या चेंज होगा इसका मोशन। समझ में आ रहे हो? मूवमेंट आइदर विल बी सीज्ड, आइदर विल बी चेंज्ड, और आइदर इट विल बी कॉज्ड टू मूव। इफ आई एम डूइंग इट, दैट इज असॉल्ट। अब वो जो असॉल्ट है, यहाँ पे तो सिर्फ इतना लिखा ना एप्रीहेंशन, वहां पे क्या लिखा है बच्चे? वर्ड रीजनेबली लिखा है। 38 में देखो, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन 2014, दैट इज एसिड अटैक केस। 38 में लिखा है सच एन असॉल्ट एज ने रीजनेबली कॉज। अब बच्चे जो रीजनेबल वर्ड है ना, अगेन इट इज अ वर्ड विच इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, नीड्स टू बी डिटरमाइंड बाय द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। If I am holding, say I am holding something in it, I am not showing anything, I am not doing any gesture, whether it amounts to an assault, the answer is no. But if I am showing it to her and I may throw it, that is assault. But whether this assault is reasonably creating an apprehension in her mind, if yes, that is here where they can cause the death of the aggressor, provided अगर उस reasonable apprehension से ये लगता है कि डेथ होगी इसकी, तो वो मेरी डेथ कॉज कर सकती है। अगर उसको ये नहीं लगता है तो पहले क्लॉज में वो नहीं आएगी। सो टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, असॉल्ट एंड रीजनेबल एप्रीहेंशन। असॉल्ट हमने अभी पढ़ा 130 में, और 129 रेड विद करके, प्लस रीजनेबल एप्रीहेंशन। रीजनेबल एप्रीहेंशन का मतलब टैंजिबल एप्रीहेंशन। अभी एग्जांपल दी थी, मैं कल आऊंगी तुम्हें मारने, इज इट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन? नो। If I brandish the pistol against you there and then, that is the reasonable apprehension that death otherwise would be the consequence if the trigger is pulled. Clear है सबको? शिवानी, सिद्धार्थ, पीछे इधर, where the instant fear is the main difference. हाँ जी, नेक्स्ट आओ सेकंड पे। अब आप लोगों ने डिफरेंस ढूंढना है, क्योंकि इस डिफरेंस पे जब हमारी 2013 की अमेंडमेंट आई थी ना निर्भया के बाद, इस पे बहुत इंटरव्यू के सवाल आते थे और मेंस पे भी सवाल आते थे। एंड अब तक क्योंकि टाइम हो चुका है 12 साल आपको इस चीज पे, आई थिंक आप इसको प्रूडेंटली आंसर कर पाओगे। आपने डिफरेंस ढूंढना है लास्ट क्लॉज में और ऊपर वाले सारे क्लॉजेस में कि इन्होंने डिफरेंट क्यों बनाया है। पढ़ो सेकेंड क्लॉज। अब यहाँ पे सब सेम है बच्चे, बस फर्क है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट क्या होती है? परमानेंट emasculation, permanent disfiguration of your face, dislocation of your tooth or your joint or your membrane, anything, plus if you are suffering from a pain of 15 days now, earlier it was 20 days, अब 15 दिन, 15 दिन की acute pain में हो ग्रीवियस हर्ट। अगर आपको कोई ग्रीवियस हर्ट करने के लिए आया है, वो असॉल्ट कर रहा है, असॉल्ट इज जेस्चर या प्रेपरेशन विद द पर्पस ऑफ कॉजिंग द ग्रीवियस हर्ट। अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है तो आप डेथ कॉज कर सकते हो। अब अगर मैं ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन पे आऊं तो जरा उसको देख लेते हैं, कहाँ है आपकी नए वाले एक्ट में ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन? वो 116। अब आपसे क्वेश्चंस आएंगे, जरा ध्यान से देखते रहना इसके ऊपर। इसमें है इमैस्कुलेशन, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, permanent privation of the hearing of either ear, privation of any member or joint, destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint, permanent disfiguration of head or face.
Had this acid attack clause was not added under 38 clause G, क्या ये grievous hurt में already covered नहीं था? Permanent disfiguration of face even by throwing acid was covered earlier in the grievous hurt. What was the need of incorporating 38G or 100 clause 7? पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में आता ही आप लोगों को पूछने के लिए, प्रूडेंस लगाना अपनी 100 का 7th क्लॉज, 100 का 7th जो ऐड हुआ था, ये प्राइवेट डिफेंस ही तो है। ग्रीवियस हर्ट के अंदर ऑलरेडी परमानेंट प्राइवेशन है, आपके फेस डिस्फिगरेशन फेस कर दी, एसिड अटैक से परमानेंट डिस्फिगरेशन है फेस की, अगर है, और अगर यहां ना देखते तो आई की भी साइड जा सकती है, किसी की भी अगर आई में गया, ईयर में गया तो वो भी जा सकता है, so it may be covered in either of the clauses of grievous hurt. Then what was the need of incorporating acid attack clause differently or distinctly? Very easy, prudent answer is required. Your base, आपका जितना जनरल आंसर दे पाओगे उतना इजी है ये। रुक जा, पता चल गया था मुझे किधर को आ गया। एनीवन एल्स? क्या लगता है आपको क्यों ऐड किया गया होगा आपकी समझ के हिसाब से? आप अपनी समझ लगाओ। चल अंकित, सॉरी, वो तो बच्चे 15 डेज का पेन भी आ गया, 20 डेज का पेन भी आ गया, उसमें भी कवर कर। वन रीजन, अनदर रीजन, सिंपल रीजन था कि उस टाइम पे एसिड अटैक के केसेस बहुत ज्यादा सीवियरिटी के साथ बढ़ रहे थे, प्लस यहाँ पे एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था, सो द नीड ऑफ द आर वाज टू प्रोवाइड द एक्सप्रेस प्रोविजन इवन दो इट वाज कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट। सिंपल लॉजिक, क्यों नहीं लगाया? सबको दिमाग में था ये कि जी एक्सप्रेस नहीं था पहले। 2014 में जब ये लक्ष्मी का केस डिसाइड हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट से, दिस केस has actually become a landmark case with regard to acid attacks, और जस्टिस वर्मा की कमेटी ने इस चीजों को बहुत जल्दबाजी में फटाफट से इनकॉर्पोरेट किया था। याद है 326 ए और बी भी लगाया था, क्यों किया था? एसिड अटैक्स के लिए किया। अभी तो एक और क्वेश्चन आएगा, आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन वो दोबारा से पूछूंगी मैं। लेट्स सी कितना आप इसको पिक कर पाते हैं जब हम 38 का लास्ट क्लॉज पढ़ेंगे। ग्रीवियस हर्ट तक समझ में आया? क्या ग्रीवियस हर्ट में अगर मैंने इस तरीके से असॉल्ट यूज किया है जिससे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रही है कि आपको ग्रीवियस हर्ट होगी, कैन यू कॉज द डेथ? ठीक है, वापस आ जाओ, वापस थर्ड, थर्ड। अब इसके अंदर ना बच्चे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए असॉल्ट की फॉर कमिटिंग रेप। याद है पुराना सेक्शन 376B, डिसरोबिंग ऑफ वुमेन इज अ सेपरेट ऑफेंस, इज इट रेप? नो। रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात कर रहे हैं। इफ अ वुमेन generally has been dragged by hair towards some place, ठीक है, just by dragging amounts or creates an apprehension in her mind that this rape would be committed, yes or no? Why yes? It's no. Merely dragging a woman by hair amounts or creates an apprehension of rape? No, unless and until, let me specify more over it, by dragging the woman, by saying the act that you will be done with this and this repercussions or consequences will be that, or by tearing off her clothes, then that creates an apprehension that rape would be the consequence, and in that case death can be caused. इनको समझना, मेंस में, डीजीएस के पैटर्न में, प्रेपोजिशनल क्वेश्चंस में ये थिन थिन चीजें ऐसे पूछते हैं। जस्ट बाय ड्रैगिंग डज नॉट अमाउंट टू रेप। एक्चुअली इट वाज अ केस, क्वेश्चन आया हुआ था डीजीएस में ही, ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। Another question, merely by saying that rape would be committed upon a woman without any act amounts to an assault here?
No. Saying not wrongfully confining, not using any criminal force, whether that amounts to the apprehension, tangible apprehension. The answer is हाँ. Agar in a crowded place a woman is dragged, again whether that amounts to an apprehension that she will be raped there and then, no, no. But if it has been done in a notorious place, और ये भी ध्यान रखना, अगर dragging of a women है in a notorious place which is famous for these kind of incidents, and that too in wee hours, odd hours, then that amounts to rape. That may create a reasonable apprehension. Depending upon the facts and circumstances, चीजें change हो रही हैं. So merely dragging may not amount, but dragging in certain areas amounts to the apprehension. Clear है ये भी सबको? Examples रहेंगी याद? ठीक है, next पढ़ो. That's unnatural offenses, sodomy, bestiality, all these kind of offenses if done. और अगर उसके लिए जैसे पॉक्सो के कुछ केसेस हैं जहाँ पे सेम जेंडर होमोजीनियस ग्रुप इफ ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक गे और समथिंग एल्स, सो उन केसेस के रिगार्डिंग अगर ये है सब, तो वहां आप डेथ कॉज कर सकते. ठीक है, समझ में आया ये भी? अर्लियर इट वाज 377. whether unnatural offenses are still an offense, whether unnatural offenses are still an offense. No? Of course. So partially. In which case? Navteej Singh Johar. Very good. So in public, it has been criminalized or decriminalized? In public, if somebody is trying to do an unnatural offense, is it criminalized or it is decriminalized? Criminalized. If it is in private, decriminalized. So this has been a bifurcation has been made. Chaliye, coming back next. अब आ जाओ किडनैपिंग और अबडक्शन. अब आपको एक चीज समझा दूं मैं. किडनैपिंग जो है, अबडक्शन जो है, सॉरी, पर से इंडिया में ऑफेंस नहीं. निकालो 137, 138, 137, 138. आप दोनों में पहले डिफरेंस समझना, फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है, पहले आ जाओ अबडक्शन पे, दैट इज 138. हुएवर, अंडरलाइन करो, बाय फोर्स कंपेल्स, नंबर 1 लिखो उस पे. बाय फोर्स कंपेल्स को नंबर 1 करो, और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स में लिखो, बाय एनी डिसीटफुल मीन्स में लिखो वहां पे नंबर 2. नंबर 2 मिला सबको? लिख लिया नंबर 1 है, नंबर 2. बाय फोर्स कंपेल कर रहा है तो नंबर 1 है, बाय एनी डिसीटफुल मीन्स कर रहा है, दैट इज नंबर 2. अब समझना, फोर्स एलिमेंट इन्वॉल्व है. फोर्स अभी पढ़ा था हमने. फोर्स 3 तरीके से होता है. कैसे कैसे? चेंज, कॉजेशन, सेसेशन. ठीक, अगर मैंने फोर्स के थ्रू आपको मूव कराया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज पनिशेबल. बट अगर मैंने धोखे से, धोखा इज नॉर्मल धोखा, डिसीटफुल मीन्स है, उससे मैंने आपको यहां से यहां मूव कराया जिसमें फोर्स नहीं है, दैट इज नॉट पनिशेबल पर से इन इंडिया. लाइकवाइज ऐसे राहुल तेरा दोस्त मिलने आया है बाहर, तुझे जाना है, नीचे जाना है, वो बुला रहा है तेरे को, अर्जेंटली चला जा, ये चला गया. मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू द अदर प्लेस बाय डिसीटफुल मीन्स इज अबडक्शन, बट वेदर इट इज पनिशेबल? नो. सो अबडक्शन पर से इज नॉट पनिशेबल में अगर आपसे पूछे तो कौन सी अबडक्शन पर से पनिशेबल नहीं है? बाय डिसीटफुल मीन्स. बाय फोर्स अबडक्शन पनिशेबल है. अब आ जाओ किडनैपिंग पे, दैट इज 137. किडनैपिंग में देखो दो तरीके की किडनैपिंग है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्डियन. अब आ जाओ किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्डियन, जो 137 का क्लॉज बी है. ठीक, अब इसमें 137 में आ जाओ. Whoever takes or entices any child or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such child or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from
लॉफुल गार्डियन। अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, टेकिंग और स्लैश एंटाइसमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटाइसमेंट इन इंग्लिश टर्म और इन इंग्लिश? एंटाइसमेंट क्या होता है? सॉरी, उकसाना। उकसाना इज इंस्टिगेशन, इट इज एंटाइसमेंट, ल्योर करना, लालच देना, ग्रीड, बिस्किट, चॉकलेट्स, दैट इज। बच्चे उकसाना को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे एज अ लिटरल सेंस, बिकॉज वो फिर अबेटमेंट, इंस्टिगेशन या इनकरेजमेंट या कुछ ऐसा हो जाएगा। सो इट्स बेटर वी शुड यूज इट एज ल्योर, ल्योरिंग करना। ठीक है, दो चीजें, किडनैपिंग लॉफुल गार्डियन से हो सकती है, इसका मतलब किडनैपिंग उस बच्चे की है जो 18 से नीचे। बट क्या सिर्फ और सिर्फ, मेरा सवाल हर बार रहता है क्योंकि ये डिफरेंशिएट करना होता है, किडनैपिंग सिर्फ 18 साल से नीचे की होती है? मींस किडनैपिंग इज ऑलवेज ऑफ अ किड? नो, श्योर, किडनैपिंग कैन बी मोर देन 18 years of a person. Second, very good. तो कई बार क्या होता है, generally the people derive that kidnapping has been derived from the word kid. So there is an analogy. The answer is no. There is no analogy. There is no similarity. Kidnapping can be of any person. ठीक है, हाँ, जहाँ 18 साल से नीचे की वहां पनिशमेंट हो जाए और ज्यादा हो जाए। कमिंग टू टेकिंग एंड एंटाइसमेंट, इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे, एस वरदराजन और टीडी वदगम्मास केस, विच इज अ लैंडमार्क केस। छोड़ दो अभी उसको। सिंपल लॉजिक में एंटाइसमेंट का होता है बच्चे को मूव किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय गिविंग द चॉकलेट्स, शेक्स, एनीथिंग, एंटाइसमेंट है ना। उसके अंदर रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम उसको टेक कर रहे हैं। टेकिंग कैन बी बाय फोर्स ऑल्सो, टेकिंग कैन बी बाय गिविंग हिम सम सब्सटेंस जिसके कारण ही इज अनकॉन्शियस और शी इज अनकॉन्शियस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है समझ में? Taking is degree higher as compared to enticement. Likewise, abduction by force is higher and abduction by deceitful means is lesser in degree. समझ में आया? Coming back to 38 now. 38. 38 में कहते हैं an assault with the intention of kidnapping or abducting. देखा है? Whether this kidnapping or abducting includes kidnapping by enticement or abducting by deceitful means. The answer is no. ये आता है सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप एलिमेंट भूल जाते हैं। किडनैपिंग को अगर मैं जनरली पढ़ूं बच्चे, तो असॉल्ट, और छोड़ दो किडनैपिंग, पहले अबडक्शन पे आ जाओ, विद द इंटेंशन और असॉल्ट ऑफ अबडक्टिंग। बट हमने तो अभी पढ़ा अबडक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया। तो फिर अगर असॉल्ट हो रही है अबडक्शन की, तो आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। तो किसमें डेथ कॉज करोगे? ओनली इन फोर्स, नॉट इन डिसीटफुल मीन्स। ऐसे ही किडनैपिंग बाय एंटाइसमेंट है, उस बच्चे को पता ही नहीं है, उसके अंदर रीजनेबल एप्रीहेंशन कहां से क्रिएट होगी, तो क्या उसमें वो डेथ कॉज कर सकता है? Unless and until a reasonable apprehension has not been caused, how would you cause the death of a person? Here there is no apprehension in the mind of the child. That means here he does not have the apprehension कि मैम ने मुझे क्यों भेजा, उसने बोला मैम ने इसने ट्रस्ट किया मुझ पर, वो नीचे चला गया। सो अगर ऐसा कुछ होता, he could have caused the death of mine in case of this। तो अगर ये अलाउ करते तो हम आईपीसी या बीएनएस को बहुत ही ज्यादा ओपन करते, which could have been misused, and that is why legislative intention ये कहती है आपकी that kidnapping by enticement slash abduction by deceitful means, both these are not covered under the offense of kidnapping or abduction wherein the death can be caused. तो बचे कौन कौन से दो? Kidnapping by taking and abduction by force is covered and both are covered under this. Clear है logical reasoning क्यों हमने इसको exclude किया है? पीछे ठीक, नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको पूरे इस कमरे में ऐसे तरीके से बंद कर दिया कि आप रिकोर्स ले नहीं सकते पब्लिक अथॉरिटीज का, कोई आपकी आवाज नहीं सुन सकता, कुछ नहीं कर सकता, और आपको ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि कहीं ना कहीं पे इसके बाद
या तो डेथ होगी या ग्रीवियस हर्ट हो सकते हैं। मीन्स इस तरीके से आपको कन्फाइन किया है, वो एप्रीहेंड करेगा कि वो अब बच नहीं सकता एंड ही कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। तब उसको क्या करना पड़ेगा? अब वही बात है ना कि आप एक जगह पे इस तरीके से फंसे हो कि आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। देन इन दैट केस व्हाट विल यू डू? You will either kill that person or either you'll get killed by him. That is where recourse is not possible and you are confined in such a manner that you cannot see any route of escape. अगर ऐसा है then you can cause the death of the person. आपको दिख ही नहीं रहा कहीं से, रे ऑफ होप भी नहीं है कि आप यहाँ से बच के निकल पाओगे, तब क्या करोगे? या तो मरोगे या मारोगे। रूल है ये, मरो या मारो, किसी और को मारने दो, ऐसा होता है? तुम कहते हो आओ मुझे मारो, करते हो ऐसे? है ना, आओ मुझे मारो। कंसेंट, गुड। नेक्स्ट आ जाओ जी क्लॉज पे। हाँ जी, उससे बच्चे देखो, अगर वो कोई और पर्सन होता तो उसका अलग से राइट डेवलप होता वो प्राइवेट डिफेंस का, तभी इन्होंने सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के लिए बोला। अगर कोई प्राइवेट पर्सन होगा, प्राइवेट पर्सन के लिए ये राइट तब भी रहेगा कि भाई तो डेथ कॉज कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। Is there any difference between B and G, and why in a sequence they were using assault with reasonable apprehension? Why there they are not using an assault? Word assault has not been used. पहला question, why? Second question, क्या difference है grievous hurt और B और G के क्लोज में? चलो, अभी आंसर दिया था जब मैंने B को ग्रीवियस हर्ट के साथ पढ़ाया था। आंसर पता है, सिर्फ मुझे एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, और instant fear of death element is higher in cases of this. आयुष, instant fear of death element की तो बात ही नहीं कर रहा है वो यहाँ पे, which may reasonably cause an apprehension of grievous hurt. Why you are including death, Akash, in it? अब रुक जा, यहीं आ जा, यहीं आ जा। An act of throwing acid, is it a gesture? Why? Yes. So if it is so, that could have been an assault. So what is it? Actually, it is nothing. It is a hasty legislation because at that time the pressure was so much because of the Nirbhaya case that they had to incorporate certain things. Assault, these are the examples of assault. An act of throwing acid is an example of assault. आगे वो बोल रहे हैं an attempt to throw or administer acid. Administering acid क्या है? Preparation. तो assault क्या है? Gesture of preparation. तो अगर ये यही लिख देते तो वो इजी हो जाता। अब इन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में इन्होंने सेल्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश की इन अ बेटर मैनर, तो इसलिए ऐसा लिखा। तो अगर वो पूछते हैं इट सीम्स टू बी अ पीस ऑफ हेस्टी लेजिस्लेशन wherein they wanted to draft an elaborate provision with regard to acid attack, and that is why it has been used. Otherwise it is nothing but a mere example of an assault itself. समझ में आया? मोरोवर ग्रीवियस हर्ट ही तो बोला, डेथ तो बोली नहीं। ग्रीवियस हर्ट ऊपर भी है, यहाँ पे भी है। सो दे हैव अगेन expanded the scope of grievous. That's it. समझ में आया? ये याद रहेगा हमेशा। हाँ जी, चेंज किया, ये चेंज करना चाहिए था, जो कि इन्होंने चेंज नहीं किया क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। सॉरी टू से, इवन इट इज ऑन रिकॉर्डिंग, बट इन्होंने कट कॉपी पेस्ट पे ज्यादा फोकस किया, जो आजकल आप लोग भी करते हो। ठीक है, तो ये तो जनरेशन है ना, तो जनरेशन सब यही करती है। बोलो कहीं नहीं करते? करते हैं ना। आप एक रिसर्च पेपर उठा लो, ठीक है, आप एक थियोरी पेपर उठा लो, एंड सॉरी टू से इवन अस एज लॉयर्स, प्रैक्टिकल लॉयर्स, प्लेंट की कॉपियां या प्लेंट में क्या नाम ही तो चेंज करना है, हमने जाके पार्टी के एक एक दो दो पैरा चेंज करना होता है, करते क्या हम? और
That is why generally the young lawyers are lagging in plain drafting in these draftings. Because वो ड्राफ्टिंग उनके लिए क्या है ना, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे चले जाते हैं. स्पेसिफिकली सॉरी, हाई कोर्ट के यंग लॉयर्स एलपीए का फॉर्मेट पैटर्न इतना सारा, और इसमें चेंज ही तो करना, ये कर दिया, रिट का, सिविल रिट, क्रिमिनल रिट, बैठे हैं लैपटॉप पे है, लैपटॉप पे काम कर दिया, एंड यू बिकम अ स्मार्ट लॉयर एंड हाई टेक लॉयर आइदर आई वुड से. हाँ, अब तो सब कुछ ही खत्म कर दिया उसने. Everything is now done and dusted, done. You just say it, that plain make a draft of so and so thing, या prepare a written statement of this particular plain. वो ऑटोमेटिकली करके. एक बात बताओ, चलो आप ये सब कर रहे हो, आप मुझे बताओ बाद में क्या होगा इस सब के लिए? Is it a good tool or is it actually spoiling you people, destroying the knowledge? जो चीजें हम अभी भी हैं, आई एम नॉट टेक्निकली एन एक्सपर्ट पर्सन आई वुड से, but generally what you can read through a book, you cannot read through a phone or AI. पता नहीं क्यों, I personally feel that, because we have seen the judgments, the way of dictating and writing the judgments वो बहुत ही अलग है. लेकिन अगर आप वही यहाँ मोबाइल से पढ़ के ले रहे हो, पता नहीं, और AI से पूछ रहे हो कि इसका क्रक्स बता दो, फिर आपने अपना दिमाग कहाँ लगाया? आपने तो क्रक्स में लगा दिया अपना दिमाग. रिज्यूमे किसने? अपने आप ही सब कुछ. तुम यही कह रहे हो, मैं तो बुक्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ पा रही. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए. इफ एनीबडी सेज कि मुझे टैब में से निकाल के कुछ देना है, जैसे जजमेंट्स वो जैसे तुम लोग देते हो, मुझे वो भी नहीं आती. बच्चे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं. See, somewhere technology is misusing us. Why? सपोज करो तुम एक सवाल पूछते हो, जो कि पहले हम अपने टीचर से पूछा करते थे, अपने एल्डर से पूछा करते थे, अब तुम गूगल से पूछते हो. यू हैव डाइवर्जेंट ओपिनियंस, यू हैव नॉट अप्लाइड अ प्रैक्टिकल नॉलेज, यू मे बी रॉन्ग, है ना, बट वही चीज अगर प्रैक्टिकली सीखी होती, यू वुड हैव बीन गुड इनफ. लाइकवाइज व्हेन आई वाज टीचिंग दिस बीएनएस, कॉग्निजेंस की बात आई थी, कंप्लेंट केसेस की. आप लोगों में से सिर्फ प्रैक्टिकल लॉयर्स को ये पता था कि कंप्लेंट केसेस में प्री चार्ज हियरिंग होती है, बाकी इन बच्चों को नहीं पता था. अब उसके अंदर एक और चीज नहीं ऐड हुआ, जो प्रोवाइजो ऐड हुआ, जिसपे मैंने एग्जांपल दी थी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन टू द accused person before taking cognizance. Why it has been used and added in the BNSS? What is the purpose behind it? Now AI will not tell you this, you have to apply your own prudence. अब ये पूछ लो तुम कि 138 का ही पूछ लो, चलो गूगल पे AI पे डाल के देखना कि डिफरेंस बिटवीन 38 क्लॉज क्या है, ये बी और जी, वो क्या बताएगा तुम्हें, देखना क्या वो सेम देगा, लॉजिक देगा. एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है. दैट इज फॉर द ट्रायल पर्पस, कि क्या पता कुछ दे, तो वो उस हिसाब से अपना फॉर्मुलेशंस बनाओ. बट इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन AI with for your own opinions, that is wrong, because a judge while taking an interview can see very easily that either these are the answers which are cut copy and pasted to us or not. अगर genuine answers होंगे तो of course you'll crack, otherwise अगर AI generated answers होंगे तो कहीं ना कहीं पे पकड़े जाओगे. ठीक है, लॉ को मिसयूज करो, लेकिन जितना हो सके, एक्स्ट्रा नहीं करना होता लॉ को मिसयूज, है ना भाई. चलो वापस आ जाओ अब. 100 जो है और साथ में 38 जो है, वो समझ में आया सबको विद. हाँ जी, will otherwise be the consequence. ये बच्चे, इन्होंने इस चीज को और बेटर बनाने के लिए किया कि अगर कुछ और कंसिक्वेंस है तो दैट कुड नॉट बी कॉज्ड, विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस. मींस देयर मे बी एन एप्रीहेंशन that may, for you, a reasonable apprehension, grievous hurt could be caused, but you should be very much sure about the same, that grievous hurt would be there. Otherwise is one more degree ahead. जैसे हम पढ़ते हैं ना, soon before her death she was subjected to cruelty. Why this soon before her death has been shown, and it is shown, not proved. तो shown और proved का जो डिफरेंस है डाउरी डेथ में, सेम यहाँ पे आएगा, वो भी समझाऊंगी. मींस एक हायर डिग्री और सर्टेनिटी बनाने के लिए वो एक डिग्री लेस कर देते हैं, सो दैट हम उसको बता सके.
शो का मतलब हमें कोर्ट में सिर्फ एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है शो हो सके। प्रूव मीन्स हमें ही प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है ना बच्चे, मैं शो तो कर दूंगी ये कैटेगरी लेकिन प्रूव नहीं कर पाऊंगी। इन द सेम में यहाँ पे मेरे को शो नहीं करना, मुझे प्रूव करना है कि ग्रीवियस हर्ट होती ही होती। दैट इज व्हाट इट इज, वाइस वर्सा। क्लियर है सबको अब? चलो जी अब आ जाओ आगे, टाइम है ना हमारे पास आराम से, बहुत टाइम है। चलो अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे एंड इससे पहले हम पढ़ेंगे अब आपका 41 प्रॉपर्टी वाला, जहां पे डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है जी, आप 41 को पढ़ो। बस यहीं रुक जाना। अब उन्होंने सेम बोल दिया, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी आप डेथ कॉज कर सकते हो अगर आपने, इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच, अंडरलाइन करो उसको पहले, द कमिटिंग ऑफ विच और अटेम्प्टिंग टू कमिट विच। या तो आप कमिट कर रहे हो या आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको कमिट करने के लिए, दोनों में डिफरेंस है। I am committing the offense, which means I am in the middle of the offense. I am attempting to commit. I am just trying to jump into so that I can attempt the offense. Means offense होने वाला है एक offense के दौरान, दोनों में difference है। ये दोनों करते हुए क्या आप अपना right of private defense to cause the death of the person कर सकते हो? Number one is robbery. Now my question to you people is whether dacoity is implied in it or not. Whether dacoity is implied in it or not. Now let's read dacoity first. एक मिनट निकालो 310 310। हाँ जी बताओ 310 की डेफिनेशन कौन पढ़ेगा? पढ़ भाई। बस यही रुक जाना अनुज। When 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit a robbery. So when we have mentioned robbery, is it including dacoity? Yes. ठीक है। So अगर यहाँ पे dacoity नहीं भी है लेकिन आपको prepositional question, situation based question में dacoity पूछ लिया गया, can you cause the death of the person? Yes. Yes. Why? Any robbery committed by 5 or more persons amounts to dacoity. तो dacoity is included। लिखो वहीं बेयर एक्ट्स में implied dacoity। नेक्स्ट पढ़ो। पहले था हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ठीक है। अब है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट and before sunrise, whether it includes criminal trespass, whether it includes criminal trespass। अच्छा पढ़ो हाउस ब्रेकिंग की डेफिनेशन। कोई नहीं पढ़ो। अब कहाँ है? रुको मैं देखती हूँ फिर बताती हूँ तुम्हें। 13 30। हाँ भाई पढ़ियो गुरमन, हाउस ब्रेकिंग पढ़ियो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब रुक जा, हाउस ट्रेस पास ऊपर पढ़, कहाँ है लिखा है हाउस ट्रेस पास? 329 में फोर्थ सॉरी पहला ही होगा ना। हाउस ट्रेस पास कहाँ है, इसकी डेफिनेशन है कहीं? सेकंड देख 329 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2। House trespass is whoever is committing criminal trespass but in an aggravated form. That is house trespass. So house trespass में criminal trespass है। Now what we have to read is house breaking by night. पढ़ो। पढ़।
हाँ जी, बस यहीं तक पढ़ना। हाउस ट्रेसपास स्लैश हाउस ब्रेकिंग में कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? चलो अब हम तीन चीजों को इकट्ठे पढ़ते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग। क्रिमिनल ट्रेसपासेस यहां से मैंने एंटर किया, दैट इज मियरली ट्रेसपास, tort of trespass. Unless and until I have annoyed that person, insulted that person, that becomes criminal trespass. One thing is clear, that is criminal trespass. House trespass is when you have committed criminal trespass, means you have entered into, and still you remain in that building for whatever purpose. That is house trespass. Aggravated form of criminal trespass. Criminal trespass is act of entering into or upon the property. There are two words that has been used in house criminal trespass. Act of entering. याद करो जो स्टार्टिंग में मैंने एक्टस रियस और मेंस रिया कराए थे इन्हीं के, तो मैंने क्रिमिनल ट्रेसपास का कराया था एक्टस रियस और मेंस रिया. एक्ट ऑफ एंटरिंग इज एक्टस रियस, है ना, इनटू और अपॉन द प्रॉपर्टी, वो तो है क्रिमिनल ट्रेसपास. लेकिन अगर आप उसमें रहते हो वो क्या है? हाउस ट्रेसपास. अब हाउस ब्रेकिंग क्या है? हाउस ब्रेकिंग इज नॉट हाउस ट्रेसपास इन दीज वेज. It is only when it has been enumerated in any of the 6 ways. So now my question to you is whether house breaking includes criminal trespass. No. No. Because house breaking is specified in these 6 categories बच्चे. इन 6 categories में house breaking हो रही है, तो वो 6 categories होना जरूरी है. Act of mere entering is not house breaking. एंड क्रिमिनल ट्रेसपास इज एक्ट ऑफ मियर एंटरिंग. अगर आप उस छोटे से ऑफेंस को डेथ के लिए कह दोगे तो सब मार देंगे उसको. तो व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड? अभी तो बोला. क्या क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में इंक्लूडेड है जिससे डेथ कॉज कर सकते हो? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज एंटर कर रहे हो तो ये 6 मेथड में से एंटर करना पड़ेगा, और अगर इन 6 मेथड्स में से एंटर किया तो वो हाउस ब्रेकिंग बनेगा. लेकिन मैं तो एंटर कर रही हूँ, वो तो क्रिमिनल ट्रेसपास है, तो क्या वो हाउस ब्रेकिंग बन गया? नो. वो छोटा ऑफेंस है, हाउस ब्रेकिंग बड़ा ऑफेंस है. इसके लिए डेथ कॉज करते हैं, छोटे ऑफेंस के लिए डेथ नहीं कॉज करते. हाँ. डू यू स्टिल हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? यस, दैट यू हैव. अंकित को समझ नहीं है? बच्चे, one is a simple offense, another is an aggravated form of an offense which is inclusive of it. But to understand and make a person liable for killing another person, where the criminal trespass is also included. मैं ये कह रही हूँ, समझने की कोशिश कर. That is what वो है, लेकिन that is a very minimal offense. That is an aggravated offense. Aggravated के लिए डेथ है, मिनिमल के लिए डेथ नहीं है. अगर मैं यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास इंक्लूड कर देती तो इवन एनी पर्सन हु इज एंटरिंग, वी हैव गॉट द राइट टू किल दैट पर्सन. तो वो नहीं है. हमारे पास सिर्फ एक राइट है, दैट राइट इज हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, और दैट इज आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. प्लीज ब्रैकेट्स में लिख लो, डज नॉट इंक्लूड क्रिमिनल ट्रेसपास. आई होप समझ में आ रहा है. कुछ लग रहा है कि कुछ नया सीख रहे हो? थैंक यू. हाँ जी, हाँ जी निधि, करती हूँ बच्चे. ऑफ कॉजिंग डेथ. अदरवाइज प्राइवेट डिफेंस है क्रिमिनल ट्रेसपास में, लेकिन डेथ नहीं. तो ये जो आपका पुराना 104 एंड अभी के लिए कौन सा है आपका, मैं फिर भूल जाती हूँ, 41, इसमें इंक्लूड नहीं किया. समझ में आया क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्रिमिनल ट्रेसपास में डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस, लेकिन डेथ कॉज करने का नहीं. डेथ कॉज करने के लिए आपका कौन सा ट्रेसपास होना जरूरी है? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. थर्ड पढ़ो. अमन समझ में आया? पहले के टाइम पे बच्चे मिसचीफ बाय फायर कमिटेड था, अब इन्होंने साथ में खुद ही ऐड कर दिया, और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस. अदरवाइज हम पहले इंटरप्रिटेशन करते थे मिसचीफ बाय एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इज आल्सो कवर्ड. अब इन्होंने एक्सप्रेसली कर दिया
तो हमें जरूरत नहीं है। पीटी में ये सवाल आजकल के टाइम में पूछा जा सकता है कि मिसचीफ किस किस तरीके से इंक्लूडेड है जहां पे आप डेथ कॉज कर सकते हो। पहला मिसचीफ बाय फायर और सेकंड मिसचीफ बाय एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ठीक है, कहाँ यूज कर रहे हो वो आप? किसी भी ऐसी बिल्डिंग, टेंट और वेसल में जो कि एक ह्यूमन ड्वेलिंग है। ह्यूमन ड्वेलिंग मीन जहां पे लोग रहते हैं, या आपकी कस्टडी है जहां पे आप ग्रेन या कोई चीजें स्टोर करके रखते हो। नेक्स्ट, now my simple question to you, whether theft as a general rule, if a person is committing a theft, will you get a right to cause the death of the person? But if he has made a preparation, kept the pistol in the pocket, and in order of committing the theft, if you try to stop him, he brandishes the pistol towards you, then do you get the right to kill him? Why? Reasonable apprehension has been caused. So mere theft, mere mischief, आ गया ना हाउस ट्रेसपास यहाँ पे अब नीचे, हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, दोनों यहाँ लिख सकते हो आप। mere theft, mere mischief, mere house trespass, mere criminal trespass does not give you the right to cause the death unless and until that gives a reasonable apprehension of death or grievous harm. Clear है? Mere theft, mere mischief, mere house trespass, mere criminal trespass does not give right to you to kill the aggressor unless and until there is a reasonable apprehension that death or grievous hurt would otherwise be the consequence. Clear है? एग्रेवेटेड फॉर्म इसीलिए मैंने वैसे इंक्लूड कर दिया बच्चे, मियर वर्ड इसीलिए अटैच कर दिया। आया सबको समझ में? हंस रही है मनजोत, क्या हो गया है? वो अलग है, वो कुछ और पूछा हुआ है, दैट्स डिफरेंट। यदि मुझे याद है मैं आपको व्हाट्सएप पे करती हूँ इसका आंसर, ठीक है? यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? क्योंकि ये दो डिफिकल्ट चीजें थी। अब एक और चीज हमने जो समझनी है वो है आपका दिस डॉक्ट्रिन और राइट ऑफ रिट्रीट। जब हम थेफ्ट पढ़ेंगे ना उसके साथ, अब माइंड इट, मैं अभी आपको थेफ्ट, डेकोइटी, इन सब की लिंकेज दे रही हूँ, ठीक है? और जब मैं क्वेश्चंस वहां पे आऊंगी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे और आपने आंसर इस चीज के नहीं दिए, देन यू विल बी आउट ऑफ द क्लास। सो मेक श्योर आपको वो आंसर्स तब याद रखना, ठीक है? अब आ जाओ, रिट्रीट का क्या मतलब होता है वो आप लोग मुझे समझाओगे अभी भी, लेकिन पहली चीज आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? उसके बाद आप पढ़ के आना कि क्या है क्या नहीं है। रिट्रीट बोर होगी? अच्छा चलो एक एग्जाम्पल, फिर आप मुझे ऑफेंसिव सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट समझा दो। एक चोर है, वो आपकी प्रॉपर्टी लेके भाग रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी लेगा ना, चोरी है, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, द प्रॉपर्टी हैज बीन ड्रॉप्ड। दो circumstances, you do not know that the property has already been dropped, you still chasing him, one. Second, you got to know that the property has been dropped, आपने क्या किया, प्रॉपर्टी तो उठाई, साथ में अभी भी चेस कर रहे हो, उसको मारना चाहते हो। What is retreat? And whether in either of these two situations, you people who's acting as a act of this private defense will get the offense this right of retreat or not. Retreat क्या है, कैसे यूज होगा? पुराना 105 सेक्शन है, उसको पढ़ लेना, एक्सप्लेन नहीं करना आज, पढ़ के आना पहले कि कब होगा। या चलते चलते तीसरी सिचुएशन भी दे देती हूँ, सॉरी, चलते चलते आपको पुलिस वाला दिख गया, आपने चिल्लाया अरे इसको पकड़ना, चोर है चोर है, उसने पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया वहीं पे, वो क्या करता है, प्रॉपर्टी वहीं घेर के उससे छुड़वा के भाग जाता है, एंड द पुलिस वाला एंड यू पीपल आर स्टिल चेजिंग हिम आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर्टी। विल यू हैव स्टिल दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और नॉट इन ईदर ऑफ दीज थ्री सिचुएशंस? और अगर है, कहां तक है, कब तक रहेगा? समझ में आया? सवाल समझ में आया? ठीक है, इसका आंसर कल पूछूंगी आपसे। एंड क्योंकि मैंने पहली क्लास में बता दिया था, जो इस क्लास में आए हैं, मैं सिर्फ कल अवेलेबल